जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वदंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर मेमोरी का पार्ट 3। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत छुट्टी हो जाती है या क्यों क्लास नहीं हुई। तो भाई मैं बताना चाहूँगा आपको, कल मेरी एक मैराथन क्लास थी जिसका टाइम था सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दोपहर के। तो आपकी क्लास का जो टाइम है वो उसी के बीच में चला गया, इस वजह से आपकी ये क्लास नहीं हो पाई। मैं आपको परसों इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी मैराथन की वजह से, जैसे जब भी कभी आपके लिए कोई मैराथन लगेगी, आपकी एग्जाम डेट आएगी, तो फिर बाकी अदर बैचेस की भी क्लास ऑफ करानी पड़ती हैं। इस वजह से बाकी हम कोशिश करेंगे कि अब की बार जो सैटरडे आएगा उसमें हम इसकी खाना पूर्ति अपने अच्छी तरह से कर लेंगे, इसे कवर कर लेंगे चीज़ों को। और आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि सिलेबस पीछे चल रहा है कुछ भी, सभी चीज़ों को अच्छे से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सब चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। मेमोरी के 2 पार्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक पार्ट 1 जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जाना था, और आज की क्लास में हम यहाँ पर फिर हमने पार्ट 2 पढ़ा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी को जाना कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और फिर हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में जाना था कि रैम कितने प्रकार की होती है, डी रैम होती है, एस रैम होती है, डी रैम कितने प्रकार की होती है, एस रैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी बातें हमने जान ली थी। अच्छा, एसरैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हमने आपको बताया था कि एसरैम का प्रयोग कैश मेमोरी को बनाने में किया जाता है। अब आज की क्लास में हमें यही जानना है कि ये कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी है। ये जो कैश मेमोरी है हमारी, ये आखिर कौन सी मेमोरी होती है। तो उस कैश को जानने से पहले भी हम ये जानेंगे कि जो मैंने प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा था, एक रैम और एक रोम, तो पहले हम रोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो रोम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो रोम है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप और हम कहेंगे रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये भी मदरबोर्ड में ही स्थित होती है। ठीक है जी, कहाँ पर स्थित होती है, तो आप कहेंगे मदरबोर्ड में स्थित होती है। और इसकी फुल फॉर्म हमारी आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोम एक कैसी डिवाइस है, कैसी मेमोरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो हम कहेंगे प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये आती है। ठीक है, लेकिन जहां पर रैम जो थी वो वॉलेटाइल मेमोरी थी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी थी, लाइट के जाने पर उसमें मौजूद डेटा डिलीट हो जाता था। तो जो रोम होती है ना, ये परमानेंट होती है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, और इसमें मौजूद डेटा लाइट के जाने पर डिलीट नहीं होता। इसीलिए रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि जो रोम है आपकी, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल, दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसे क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है यानी कि गैर वाष्पशील है, यानी कि लाइट के जाने पर भी स्वयं में मौजूद डेटा को डिलीट नहीं करेगी, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। लाइट जाने पर, सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट नहीं होता। अच्छा, रोम जो होती है आपकी, रोम को जब बनाया जाता है तभी इसमें निर्माण के समय ही एक प्रोग्राम, एक स्थायी प्रोग्राम, एक फिक्स प्रोग्राम को क्या है इसमें लोड कर दिया जाता है, जिसे हम और आप कहते हैं बायोस। अब ये बायोस क्या चीज है, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, तो हम और आप कहेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारी फुल फॉर्म होती है किस चीज़ की, बायोस की फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसी लाइन से, क्या कि बायोस को किस मेमोरी में लोड किया जाता है, रैम में, एस रैम में, डी रैम में या रोम में। तो याद रखना बायोस को रोम में लोड किया जाता है। रोम में कौन से प्रोग्राम को लोड किया जाता है,
बायोस को लोड किया जाता है। अब आप कहेंगे ये बायोस है क्या, इसका काम क्या है, या रोम क्या होती है, इनका काम क्या होता है, तो अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम रोम को ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि रोम का प्रयोग सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना, जैसे कि कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम, इन सभी में लोड किया जाता है, इन सभी में रोम का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे कैसे भैया, जो कैलकुलेटर है वो जिस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिस तरह से वो काम करता है, तो उसकी जो याददाश्त है, जैसे उसे काम करना है, वो रोम में ही लोड होती है। जैसे अगर मैं आपसे वॉशिंग मशीन वाला उदाहरण दूं, आप लोग देखते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट है, आपने वॉशिंग मशीन में टाइमर भर दिया 15 मिनट का, और 5 मिनट के लिए आपकी क्या हुई, 5 मिनट वॉशिंग मशीन चली, और फिर अचानक से लाइट चली गई और वॉशिंग मशीन वहीं की वहीं बंद हो गई। अब जब दोबारा लाइट आएगी तो आपके जो कपड़े हैं वो बचे हुए 10 मिनट धुले जाएंगे, या बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा, या शुरू से 15 मिनट धुएंगे, कैसे होगा? तो आप कहोगे कि भैया जो बचे हुए 10 मिनट थे ना, उसी में हमारी काम करेगी कौन सी, वॉशिंग मशीन। तो उसे कैसे पता चल रहा है? तो ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये लोड होते हैं किसके अंतर्गत, हमारे रोम के अंदर लोड होते हैं, है ना। और ये इस रोम का प्रयोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रोम होती है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। जो रोम होती है हमारी, इसे मेरे दोस्त हम 3 भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन से 3 भाग भैया? तो एक तो होती है पी रोम, एक होती है हमारी ईपी रोम, और एक होती है मेरे दोस्त हमारी डबल ईपी रोम। एक होती है मेरे दोस्त हमारी डबल ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम और आप कहेंगे प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो देखो अब पी रोम की जो फुल फॉर्म तुमने सीखी है वो वही रहेगी। ई से इरेजेबल जुड़ जाएगा, ई से क्या जुड़ जाएगा, ई फॉर इरेजेबल। बाकी पी रोम की वही फुल फॉर्म रहेगी जो हमने ठीक इससे पहले अभी जानी है। अच्छा, ऐसे ही जब हम डबल ईपी रोम की बात करते हैं तो यहां पर इस वाले ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, और बाकी की जो ईपी रोम है उसकी यही फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं पूरी ही लिख दूं तो देखेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इनकी फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है कि रोम को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, और इनकी फुल फॉर्म ये होती है। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है और तीनों का काम क्या है, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान देंगे कि रोम 3 प्रकार की होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम, जिनमें से जो पी रोम है हमारी, इसकी फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। और इस पर विशेष ध्यान से ये याद रखेंगे कि जब ये पी रोम बनाई जाती है तो बनाते समय ये खाली होती है बिल्कुल, फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार किसी भी प्रोग्राम को लोड किया जाता है। एक बार लोड करने के बाद उसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, उसी लोड किए हुए प्रोग्राम को बार बार पढ़ा जाता था। ठीक है, तो वही बात यहां लिखी है कि फ्री मेमोरी इज क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग, बनाते समय खाली मेमोरी बनाई जाती है। द कंटेंट कैन बी चेंज्ड वंस आफ्टर इट इज क्रिएटेड, इसे निर्माण के बाद कंटेंट को एक बार बदला जा सकता है। क्या है, इसे निर्माण के बाद कंटेंट को सिर्फ एक बार बदला जा सकता है, यानी कि एक बार यूज किया जा सकता है। तो जो पीरोम होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वॉर्म। जो हमारी पीरोम होती है ये एक सिद्धांत पर काम करती है वॉर्म के। वॉर्म क्या चीज है जी? तो इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार लिखो
एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, ये होता है हमारा पीरोम। यानी कि पीरोम में ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी डेटा भरा फिर डिलीट कर दिया फिर यूज कर लिया फिर डिलीट कर लिया, नहीं। जब ये बनाई जाती है तब खाली बनाई जाती है और उसके बाद में फिर इसे अपने अनुसार बस एक बार आप भर सकते हो, उसके बाद फिर आप उसका यूज ही कर पाओगे, इरेज नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पे ये समस्या थी कि ये इरेज नहीं होता था इसमें मौजूद डेटा। फिर इससे एक अपडेटेड वर्जन आया ईपी रोम। तो ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? पी रोम तो वही रही, इसमें ई जुड़ गया, और ई की मतलब क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें इरेज करने की सुविधा आ गई है ना। तो हम कहेंगे कि बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि मिटाने के लिए, इसमें मौजूद डेटा को मिटाने के लिए तुम्हें पराबैंगनी किरणों की सहायता लेनी पड़ती है। जहां भी कहीं तुम्हें पराबैंगनी किरण से डेटा मिटाने की बात दिखे, समझ जाना वहां पर बात हो रही है किसकी? ईपी रोम की। समझ जाना वहां पर बात हो रही है मेरे भाई किसकी? हमारे ईपी रोम की। कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग आप और हम किस लिए करते हैं? तो हम और आप कहेंगे इसका प्रयोग, ईपी रोम का जो प्रयोग है वो ईपी रोम में क्या होता है कि इसमें डेटा को आप पराबैंगनी किरणों की सहायता से इरेज कर सकते हैं। और जो तीसरी रोम होती है हमारी, जिसे आप और हम डबल ईपी रोम कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्राम को विद्युत की मदद से चेंज किया जाता है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चेंज किया जाता है, और इसी के एडवांस रूप को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि आज के समय पर आप देखते होंगे कि जैसे पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, तो हम इसमें क्या है, अगर मुझे उसमें कोई मूवी कोई गाना कुछ भी चाहिए, मैं इसमें लूंगा किसी दूसरे सिस्टम से, अपने में ले लूंगा, फिर से इसमें जो भी डेटा वो डिलीट कर दूंगा, और फिर से इसमें नया डेटा भरूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा। और ये सब काम कर कैसे रहा हूं मैं? नॉर्मली कंप्यूटर में लगा के लाइट से चल रही हैं सभी चीजें और हो जा रहा है। तो ये फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है, इसमें डबल ईपी रोम का यूज हुआ होगा। तो डबल ईपी रोम का एडवांस रूप ही फ्लैश मेमोरी कहलाता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आसानी से डेटा को इरेज करके दोबारा लोड कर सकते हैं। यह हमारा हो जाता है डबल ईपी रोम। तो एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई और इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है? एक बार मुझे यस करके, या क्या टूटा बताना मत किसी को कुछ टूटा है मेरी क्लास में, ठीक है? चलो, है ना। तो हम देखेंगे कि डबल ईपी रोम जो, ये हमारी रोम के बारे में होगी सारी जानकारी। एक बार यस करके बता दो हाँ हमें चीजें समझ में आ गई हैं। बाकी एक बार जब हम एमसीक्यू करेंगे कि जो भी कुछ हमने पढ़ा वहां से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं, तो फिर आपको और अच्छे से सभी चीजें क्या हो जाएंगी मेरे भाई? क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा यहाँ से ऐसे सवाल बनता है, ये तो बहुत आसान है। अभी लग रहा होगा आपको, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है मेरे दोस्त। कौन सी 3 बातें हैं? कौन सी 3 बातें हैं भाई? तो हम कहेंगे कि पी रोम में मौजूद डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, इसे तो इरेज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। इसे आप इरेज करोगे यूवी रेडिएशन के माध्यम से, पराबैंगनी किरणें। और इसकी फुल फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डेटा को डिलीट करके बार बार यूज में ला सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को बात क्लियर हो गई। बाकी अभी जब हम और आगे भी देखेंगे चीज़ों को, है ना, सवाल देखेंगे तो और अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, अभी हम एक बात कर रहे थे कि रोम में एक प्रोग्राम लोड किया जाता है जिसे बायोस कहा जाता है। ये बायोस का काम क्या होता है, ये करता क्या है? तो देखो, जब भी आप लोगों ने अगर कभी कंप्यूटर को ऑन किया है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी वहां पर कि जैसे ही हम अपने सीपीयू के पावर वाले बटन को दबाते हैं, तो उसे दबाते ही हमारे सीपीयू का प्रोसेसर चल जाता है, पंखा चलने लगता है, और हमारे कंप्यूटर से जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं, जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, सब में लाइट पहुंचती है। तुरंत तुरंत सब में लाइट पहुंचेगी, ठीक है। माउस में भी लाइट पहुंचेगी, मॉनिटर में भी, कीबोर्ड की भी सारी लाइटें जल जाएंगी, और फिर वो बंद हो जाएंगी। फिर हमारा कंप्यूटर धीरे 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 लोड होगा। धीरे धीरे क्या है, उसमें बूटिंग प्रोसेस होगी। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो धीरे धीरे वो लोड होगा।
तब जाकर के चालू होगा। तो कंप्यूटर को चलाते ही, पावर का बटन दबाते ही जो सबसे पहले जो प्रोग्राम चालू होता है उसे ही बायोस कहा जाता है, जो ये चेक करता है कि कंप्यूटर के हर एक उपकरण तक प्रॉपर तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है या नहीं, वो काम बायोस का ही है। तो क्योंकि अब मैंने आपको परिचय दे दिया तो अब इसे समझना आपके लिए आसान होगा। द बायोस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन। यानी कि बायोस कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले चलता है। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम कौन सा है, तो वो मेरे भाई बायोस होता है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा यह कीबोर्ड, माउस, मेमोरी आदि हार्डवेयर की जांच करता है। इसी समय कीबोर्ड की लाइट जलती है और फिर कंप्यूटर को बूट करता है। इस हार्डवेयर जांच प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमने क्या बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो बायोस एक प्रोग्राम है जो कि रोम में लोड होता है, ये हमारे कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले चलता है और ये चेक करता है कि आपके जितने भी हार्डवेयर हैं उन सब में प्रॉपर तरह से लाइट पहुंच गई या नहीं पहुंची, और इसी प्रोसेस को पोस्ट कहा जाता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए। इसके बाद हमारे इसी सीपीयू में, इसी में एक और चीज लगी होती है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। तो सीमोस बैटरी की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी जा सकती है, तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और सीमोस का मुख्य कार्य कंप्यूटर की घड़ी को चलाना होता है। सीमोस का मुख्य कार्य क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सीमोस इज टू रन द कंप्यूटर्स क्लॉक। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे कि मान लो आपका फोन है, अभी आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में कोई टाइम हो रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आपने उसे स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, बैटरी अलग कर दी, सारे अर्जे पुर्जे उसके अलग अलग कर दिए, पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को, मॉनिटर अलग कर दिया, कीबोर्ड अलग कर दिया, सब अलग अलग कर दिए। आप 6 महीने बाद उन सबको जोड़ना और फिर उसका टाइम देखना, तो क्या उसमें वो टाइम आएगा जो अभी है, आज की जो डेट है, इसकी यही डेट और इसी टाइम जब हमने अलग करा था वो वाला टाइम आएगा, या जो उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो वाला टाइम आएगा? अपना दिमाग लगा करके बताओ। मान लो आपने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया, आपने 10 दिन बाद ऑन करा, तो अगर आपने इस फोन को आज की तारीख में 12:20 पे स्विच ऑफ अगर करा है, 25 मिनट पे अगर स्विच ऑफ करा है मान लो, तो क्या इसे आप जब अगली बार दोपहर में 3 बजे चालू करोगे तो वो 3 बजे का टाइम दिखाएगा, जिस समय बंद करा था उसी के आगे का? तो आप ध्यान देते होंगे कि वो समय दिखाता है जो बाद में था। अच्छा, ऐसे कैसे पता चला ये समय आगे बढ़ चुका है? भैया ऐसे तो हमने किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी कोई पावर दी ही नहीं। तो उसी के लिए ये एक छोटा सा सेल हमारे सीपीयू में लगा होता है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं, और यही हमारे फोन और हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, डेट एंड टाइम को मैनेज करने का काम करता है। आप देखते होंगे कुछ कंप्यूटर्स जो पुराने हो जाते हैं उनमें ये समस्या आती है कि जब कंप्यूटर 8-10 साल पुराने हो जाते हैं, 7 साल पुराने हो जाते हैं, तो जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हो और ऑन करते हो तो कोई पुरानी डेट एंड टाइम आ जाता है अपने आप ही। ऐसे ही फोन में भी हो जाता है कई बार कि अगर आपके पास कोई कीपैड फोन है और पुराना हो गया बहुत, तो आप उसे जब स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो तुम्हें हर बार डेट एंड टाइम सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बैटरी है, सीमोस बैटरी, वो खराब हो चुकी है उस वजह से। ठीक है भैया, तो मुझे बताएंगे एक बार यहाँ तक की बात क्लियर और नॉट? यहाँ तक की बात में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी और समस्या तो नहीं है? फिर हम यहाँ पर जानेंगे। देखो, याद करिए मैंने आपको बताया था, याद करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू, इसे हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सीपीयू को हम और आप 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है हमारा एएलयू, एक होता है हमारा सीयू, और एक होता है हमारा मेरे भाई एमयू। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म क्या है ये मैं अब बता चुका हूँ, हालांकि तो थोड़ी सी स्पीड में चल लेते हैं। इसकी तो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट।
और एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। लेकिन जो हमारे सीपीयू की मेमोरी होती है उनमें दो मेमोरी होती है, एक होती है कैश मेमोरी और एक होती है रजिस्टर मेमोरी। एक सीपीयू कैश और एक सीपीयू रजिस्टर। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो इस मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैश मेमोरी के बारे में। क्या होती है जी कैश मेमोरी, और ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो हम ध्यान देंगे कि जो कैश मेमोरी होती है ये एक विशेष प्रकार की, एक स्पेशल टाइप की फास्ट प्राइमरी मेमोरी होती है। क्योंकि स्पेशल टाइप है इसलिए हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वहां पर इसे लिख नहीं रहे होते, लिख भी देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की तीव्र, तेज और क्या है आपकी तीव्र प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फास्ट प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, इसमें होता क्या है, काम क्या है इसका? तो जो भी काम हम अपने कंप्यूटर में या अपने फोन में बार बार कर रहे होते हैं, बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है। बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले डेटा को कहाँ स्टोर करके रखा जाएगा, या वो बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो याद रखेंगे कि वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। वो मेरे भाई हमारा कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन सवाल दूसरा एक और बनता है कि कैश मेमोरी की लोकेशन क्या है, कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू और, क्योंकि जो रैम है वो भी एक प्राइमरी मेमोरी कहते हैं उसे, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के मध्य के बीच स्थित होती है। तो कैश मेमोरी सीपीयू एंड इज लोकेटेड बिटवीन रैम, सीपीयू एंड इज लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी। कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। तो कैश मेमोरी होती है हमारी आपकी, इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं इस बात को कि ये तो है सीपीयू, ये है प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, एक ही बात है। ठीक है। तो इस प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। ठीक है। अगर मैं इसी बात को और अच्छे से समझाऊं तो ये हो गया सीपीयू, ये हो गई रैम और ये हो गई कैश मेमोरी। अच्छा, एक बात और निकल करके आती है जो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ जब भी सीपीयू को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले किससे मांगता है? अच्छा, एक बात बताना कि मान लो आप अपने घर पर बड़े भाई हो और तुम्हारे दो छोटे भाई बहन और हैं। अब एक जो भाई है छोटा वो तीसरी मंजिल पर पढ़ रहा है और एक तुम्हारे ही कमरे में ऊधम मचा रहा है। ठीक है। आपको लगी प्यास तो आप किससे मांगोगे पानी? जो तीसरी मंजिल पर है उससे या जो पास में है उससे? तो आप कहोगे जो सबसे निकट होता है उसी से मांगी जाती है भैया मदद, है ना? तो वैसे ही सीपीयू को जब भी किसी डेटा की आवश्यकता होती है तब वो सबसे पहले कैश मेमोरी से ही उसे मांगता है। यदि कैश मेमोरी के पास वो डेटा ना हो तब फिर वो रैम से डिमांड करता है, अदरवाइज उस डेटा को वो कैश मेमोरी में ही ढूंढ रहा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि when the CPU needs data it looks first in cache memory, it looks फर्स्ट इन कैश मेमोरी। जब भी सीपीयू को डेटा की आवश्यकता पड़ती है वो सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को ढूंढता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिएगा, इन्हीं बातों को अगर मैं वन लाइनर के तौर पर तोड़ दूं जो भी हमने जानी है तो क्या होगा? सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली डेटा किससे लेता है? तो हम कहेंगे सीपीयू डायरेक्टली डेटा जो है वो कैश से लेता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है आपको, लेकिन मैं उस कंफ्यूजन को पैदा होने से पहले ही दफन कर दूंगा। क्या है कि एक सवाल आता है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। लेकिन कई जगह पर कई अलग अलग पेपरों में कैश मेमोरी भी आंसर है। फिर ऐसी कंडीशन पे हम और आप क्या करेंगे?
तो हम देखेंगे कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर या कैश होती है। द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज रजिस्टर या कैश। सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कैश मेमोरी है। किसी मेमोरी का सीपीयू तक डेटा उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उस समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है, मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है। अब बात आ रही है कि भैया सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर और कैश दो हो गई, ये कैसे हो सकती हैं? तो देखो ऐसे हो सकती है। इस क्रम से आप याद रखेंगे कि जो सबसे तेज मेमोरी है वो है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर के बाद दूसरा नाम आता है कैश मेमोरी का। कैश के बाद मेन के बाद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की दो इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सबसे तेज है? तो मैंने क्लियरली बता दिया, रजिस्टर सबसे तेज है। तो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया अगर रजिस्टर सबसे तेज है तो कैश आंसर क्यों माना जाता है? अच्छा एक बात बताना मुझे, जैसे सपोज करो कि तुम्हारी शादी हुई, सपोज क्या करो कुछ दोस्तों की हो भी गई होगी, भाइयों की, है ना? तो अब मान लो कि एक तुम हो और एक तुम्हारे साड़ू साहब हैं। तुम उस ससुराल में अपनी में बड़ी बेटी के लिए भी आए हो और छोटे वाले छोटी के लिए भी आए हैं। अब तुम्हारे साले साहब की हो रही है शादी और कई सारी ऐसी रस्म होती हैं जिसमें जीजा जी को ही चीजें करनी होती हैं, ठीक है? अब मान लो जो बड़े जीजा यानी कि जो तुम हो वो किसी कारणवश वहां पर अवेलेबल नहीं थे, तो अब उस रिवाज को अपने आप ऑटोमेटिक ही कौन करेगा? छोटे जीजा कर लेंगे। लेकिन यदि तुम भी मौजूद हो और छोटे भी मौजूद हैं, तब कौन करेगा? तब तो तुम ही करोगे भाई, नहीं तो तुम मुंह बुला लोगे अपना, ठीक है? और अगर छोटे मौजूद नहीं है, तुम मौजूद हो, तब भी तुम करोगे। और अगर तुम मौजूद नहीं है तब फिर वो करेंगे। ऐसे ही होता है। अच्छा, सेम इसी तरह से यहां पर होता है कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे तेज मेमोरी, है ना? इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाए होंगे कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, मान लो, है ना? तो अब ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। यहां मैं लिख दिया रैम, यहां लिख दिया मैंने कैश, यहां लिख दिया मैंने रजिस्टर, यहां लिख दिया नन और यहां लिख दिया रोम। बताओ इनमें से सबसे तेज कौन सी है? तो अब आप कहोगे कि यहाँ तो छोटे और बड़े दोनों ही हैं, है ना? छोटे बड़े दोनों फूफा जी या छोटे बड़े दोनों जीजा जी दोनों ही हैं यहाँ पर। तो भैया बड़े को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में ही ना होते, अगर ये प्रोग्राम में शामिल ही ना हुए होते, अगर ये आए ही ना होते, तब क्या होता आंसर? अब ये सवाल है, अब आंसर क्या होता बताओ एक बार। बताइएगा एक बार कि अब जो इस सवाल का आंसर है हमारा वो क्या होता। बताओ भाई। बिल्कुल, ठीक है। तो सभी को पता है कि अब जो इसका आंसर है वो कैश मेमोरी हो जाएगा और इसमें कोई भी किसी भी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी या समस्या नहीं होगी। क्या यहाँ तक की बातचीत क्लियर हो गई आप सभी को? एक बार यस करके बताएंगे कि क्या यहाँ तक की सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है? हमने जो भी कुछ पढ़ा है सबको एक बार शुरू से लेकर एंड तक रिवाइज कर लेंगे। पहले मुझे बता दो यहाँ तक की बात क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब छुट्टी नहीं होगी भाई, छुट्टी कभी भी जानबूझकर नहीं की जा सकती है, की जाती। अगर मैं ऑफिस में मौजूद हूँ तो भले ही मेरी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, भले ही मुझे फीवर ही क्यों ना हो, जैसे कि आज भी है, तो चाहे एनर्जी थोड़ी सी कम मिल सकती है बाकी क्लासेस की अपेक्षा, लेकिन पूरी कोशिश ये की जाती है कि चाहे दर्द हो या कुछ भी आपकी क्लास ली जाए। लेकिन अब मेरी मैराथन है दूसरी जगह तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, और थोड़ा सा मुझे अभी बीच में एक दिन जाना पड़ा था,
है ना, महीने में एक दिन कभी कभार घर जाना पड़ता है कुछ भी, तो वैसे भी तो वो भी हम संडे में ही रखते हैं अपना, लेकिन कभी कुछ बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही क्लास ऑफ होती है, अदरवाइज क्लास आपकी होती है और आगे भी होगी, आप निश्चिंत रहें इस चीज से, ठीक है। चलिए, ओके, अब यहाँ तक की बात क्लियर है। सीपीयू रजिस्टर जो मेमोरी है, अभी हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने कैश मेमोरी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब एक बार हमें ना इस सीपीयू रजिस्टर मेमोरी के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको थोड़े से ना फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, है ना, जिनके लिए तो मैं सिर्फ वन लाइनर याद ही रखने हैं, तो उसे फिर मैं कल की क्लास में कराऊंगा, नहीं तो हौच पौच होगा, फिर आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब आप बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। चलो कैश मेमोरी के बारे में एक ये लाइन और जान लो, लिखना मत लिखना कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो बस कि कंप्यूटर प्रोसेसर को सामान्यतः जनरली रैम से किसी डेटा को पढ़ने में 180 नैनोसेकंड का समय लगता है। प्रोसेसर को सामान्यतः जनरली किसी रैम से डेटा को पढ़ने में 180 नैनोसेकंड का जो टाइम है वो लगता है। अच्छा, इस समय को ही हम और आप मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं। ये जो समय लगता है इसी समय को हम और आप मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं, और मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो जितनी अधिक तुम्हारी गति होगी उतना समय कम लगेगा, जितना समय कम लगेगा उतनी अधिक तुम्हारी गति होगी, है ना। लेकिन जब यही डेटा कैश मेमोरी से प्राप्त किया जाता है तो केवल 45 नैनो सेकंड का ही समय लगता है, इसलिए कैश मेमोरी का प्रयोग करके जल्दी रेस्पॉन्स हमें मिलता है। अच्छा, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊं जो आप लोगों ने यूज भी किया होगा, देखा भी होगा, तो वो ये है कि कैश मेमोरी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जब हमारा फोन बहुत ज्यादा भर जाता है, हमारा फोन जब हमने बहुत दिन से उसे क्लियर नहीं किया होता तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर जब वो थोड़ा स्लो हो जाता है तो कई बार आपके पास ऊपर से नोटिफिकेशन आता है क्लियर कैश, क्लीन कैश ऐसे करके, और फिर जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो ऐसे गोल सा पहिया सा लिखा आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी ऐसी फाइलें, जैसे आप और हम वायरस ऐसे ही नॉर्मली जनरली लैंग्वेज में कह देते हैं कि बहुत सारी ऐसी बेकार फाइलें क्या होती हैं, हटने लगती हैं, और उसके बाद हमारा जो फोन है एकदम स्मूथली चलने लगता है। या फिर दूसरा अगर मैं तरीका बताऊं, मान लो मैंने अपने फोन में एक तरफ व्हाट्सअप लॉग इन कर, व्हाट्सअप खुली हुई है, फिर मैंने ऐसे होम पर जाकर के दूसरी तरफ इंस्टाग्राम भी ओपन करा है, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन ओपन करा है, कैलकुलेटर ओपन करा है, क्लॉक ओपन करा है, कैलेंडर ओपन करा है, 10-15 एप्लीकेशंस मेरी ऐसे खुली हुई हैं प्रेजेंट में, ठीक है। मैं एमएस मैं अपने व्हाट्सएप से तुरंत ही स्विच कर जाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा इस पर क्लिक करके ऐसे बदल लेते हैं हम अपने फोनों में, है ना। मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, देखो, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये व्हाट्सअप खुली हुई है, ये किसी को फोन करा है, ये इंस्टाग्राम खुला हुआ है, ये सेटिंग खुली हुई है, ये फेसबुक खुली हुई है, ये फोन पे खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे अलग ऐसे आते हैं ये अलग अलग, ऐसे हम इसे नॉर्मली ओपन कर लेते हैं अपने किसी को भी। अच्छा, यहाँ पर लिखा होता है क्लोज ऑल या क्लियर कैश या ऐसे करके, और जब आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लीन कैश करके ऐसे हल्का सा किसी किसी में लिखा आता है, किसी किसी के में नहीं आता है ना। तो ये जो मेमोरी होती है यही आपकी क्या है, क्लियर कैश मेमोरी, यानी कि जिनका प्रयोग आप बार बार कर रहे थे उसमें लोड थी तो चीजें जल्दी एक्सेस हो जाती थी, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होती है हमारे फोन में, और जिस वजह से हमारा जो फोन है वो काफी हद तक स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपने फोन को स्विच ऑफ या स्विच ऑफ करके चालू या फिर री स्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि जितने भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है वो अपने आप बंद हो जाती हैं। यानी कि कैश मेमोरी कैसी है, कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक अस्थाई मेमोरी है, तो अगर कोई बैकग्राउंड में खुला भी होगा तो लाइट के जाने पर यानी कि बंद करके चालू करने पर अपने आप ही उड़ जाएगा, लेकिन फोन चालू रहेगा 1 महीने तक, 2 महीने तक फोन आपने चालू ही रखा है और उसमें क्लियर कैश वगैरह नहीं करा, तो इतने सारे आपने अलग अलग ऐप वगैरह यूज करे होते हैं, वहां से फोन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी थोड़ी घटने लग जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी ने करा होगा और इससे आपको ये जो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये और भी अधिक क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए जी, इसके बाद आप एक शब्द बहुत सुन रहे हैं 2 दिन से, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, तो मैंने स्पेशली आपके इस डाउट को दूर करने के लिए 2 हेडिंगें डाल दी, एक डाल दी वॉलेटाइल मेमोरी की और एक डाल दी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में वैसे तो हम बता चुके हैं, जिसे हम वाष्पशील मेमोरी भी कहते हैं। तो ये मेमोरी वो होती है जो लाइट के जाने पर यानी कि पावर के कट होने पर इसमें मौजूद डेटा भी उड़ जाता है। इस मेमोरी को संग्रहित रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। लाइट जाने पर इसमें मौजूद डेटा मिट जाता है। स्टोरिंग दिस मेमोरी रिक्वायर्स कंस्टेंट पावर व्हेन द लाइट गोज ऑफ, द डेटा प्रेजेंट इन इट गेट्स इरेज्ड, है ना। एग्जाम्पल, तो रैम हो गई हमारी, रैम के टाइप हो गए एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी हो गई, रजिस्टर मेमोरी हो गई। ये हमारी सबकी सब क्या है, ये सब की सब नॉन वॉलेटाइल या टेम्परेरी या मैं कहूँ अस्थाई मेमोरी या वाष्पशील मेमोरी है। ठीक है, तो आप लिखे ना लिखे लेकिन आप इस बात को समझ गए, इनके काम करने के तरीके से समझ गए कि वॉलेटाइल कौन सी होती हैं आखिरकार। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करूं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, तो इस मेमोरी में मौजूद डेटा लाइट के जाने पर भी संग्रहित करके रखती है, डेटा को लाइट के जाने पर भी डेटा को स्टोर करके रखती है। लाइट जाने पर इसमें इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। द डेटा प्रेजेंट इन दिस मेमोरी इज स्टोर्ड इवन व्हेन द लाइट गोज ऑफ, द डेटा प्रेजेंट इन इट इज नॉट डिलीटेड व्हेन द लाइट गोज ऑफ। इसके उदाहरण, तो पीरो रोम, रोम के तीनों टाइप, इसके अलावा एसएसडी मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप। अब हम जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे वे सब की सब हमारी नॉन वॉलेटाइल होंगी यानी कि परमानेंट होंगी। कैसी होंगी मेरे भाई, यानी कि परमानेंट मेमोरी होंगी। तो प्लीज़ एक बार अगेन मुझे यस करके बताएंगे। फिर जो भी कुछ मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है एक बार मैं आपको इसका क्विक रिवीजन आपकी उंगलियों पर ही करा देता हूँ। आपको लग ये रहा होगा आपने ना जाने कितना कुछ पढ़ लिया, लेकिन रियल में आपने मात्र कुछ लाइनें पढ़ी हैं जिनके बारे में जाना है और बस उतना। फिर मैं यहाँ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हमने जाना रोम के बारे में। हम इससे पहले बात कर चुके हैं प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में, फिर हमारे रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और ये एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये एक गैर वाष्पशील यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है। ये लाइट के जाने पर स्वयं में मौजूद डेटा को डिलीट नहीं करती। जब भी कोई रोम बनाई जाती है तो उसे बनाते समय ही उसमें एक प्रोग्राम लोड किया जाता है जिसे हम और आप बायोस प्रोग्राम कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका प्रयोग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मैक्सिमम में किया जाता है। ठीक है, फिर हमने जाना कि रोम को तीन भागों में बांटा जाता है, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो पीरोम है ये किस प्रॉपर्टी पर काम करती है, वॉर्म की प्रॉपर्टी पर, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, यानी कि इसे बनाते समय ये खाली बनाई जाती है, फिर इसमें आप डेटा को एक बार लिख सकते हो, फिर उसे मिटा नहीं सकते, उसी को बार बार पढ़ोगे। ईपीरोम में आप उस डेटा को मिटाकर दोबारा लोड कर सकते हो, लेकिन उसे मिटाने के लिए आपको पराबैंगनी किरणों की जरूरत पड़ती है, यूवी रेडिएशन वेव्स की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं डबल ईपीरोम की यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की, तो जो डबल ईपीरोम है इसका प्रयोग हम और आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यानी कि लाइट के माध्यम से डेटा को इरेज करने के लिए प्रयोग करते हैं। और डबल ईपीरोम का ही जो एडवांस फॉर्म है उसे एसएसडी का सॉरी उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। क्या, फ्लैश मेमोरी। तो जो भी हमने यहाँ पर रोम के बारे में जाना हमने पढ़ लिया। फिर हम आए बायोस पर। तो बायोस वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले कंप्यूटर को सीपीयू को चालू करते ही चालू होगा, और ये हमारे कंप्यूटर के हर हार्डवेयर में चेक करता है कि लाइट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और इसी प्रोसेस को हमारा पोस्ट कहते हैं यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। फिर हमने सीमोस बैटरी के बारे में जाना। फिर कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी सीपीयू व रैम के मध्य स्थित होती है, ये एक तेज प्राइमरी मेमोरी है, और इसकी जो ये आपकी तेज होती है, फास्टेस्ट होती है, और हमारी बार बार प्रयोग में होने वाला डेटा कैश मेमोरी में मिलता है। जब भी सीपीयू को किसी डेटा की जरूरत पड़ती है वो पहले कैश मेमोरी से ही मांगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जान ली। फिर हमने स्पीड जान ली, सबसे तेज रजिस्टर है, फिर कैश है। इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस चलता है। वॉलेटाइल मेमोरी, लाइट के जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है और नॉन वॉलेटाइल में नहीं होता। ठीक है दोस्त, चलो इसी बात पर सबसे पहले तो जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, इस सवाल का एक बार आंसर देकर के मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है,
एसरैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एसरैम में रिफ्रेश साइकिल नहीं होती, बताओ। अब मैं यहाँ पर आपको 4 से 5 जो भी सवाल हमारे होंगे, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें चीज़ें याद हैं। ऐसा हमें लगता ही है कि याद नहीं है लेकिन है। तो बताओ एसरैम में रिफ्रेश साइकिल नहीं होती, ये बात तो सही है, क्योंकि एसरैम में रिफ्रेश साइकिल नहीं होती, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसरैम अपेक्षाकृत तेज होती है, ये बात भी सही है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट, गलत पूछी है जी। एसरैम सस्ती होती है और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी देती है। एसरैम का प्रयोग कैश मेमोरी जीपीयू में किया जाता है, ये भी सही है। सी गलत है कि एसरैम सस्ती होती है, भैया एसरैम तेज होती है, सॉरी तेज और महंगी होती है, महंगी। दूसरा सवाल, रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोम इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोम इज करेक्ट? रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी है क्या? जो रोम है हमारी, क्या ये एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये जो रोम है हमारी ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, क्योंकि रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये तो गलत है, रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। रोम में रखा डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है, नहीं होता। रोम केवल सीपीयू रजिस्टर में पाई जाती है, नहीं। रोम में निर्माण के समय बायोस नामक एक स्थायी प्रोग्राम डाला जाता है, तो आप और हम कहेंगे जी हाँ। इस बायोस नामक स्थायी प्रोग्राम का नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला सवाल देखो, जो आपके पेपर में जैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ी की आप इच्छा कर रहे होंगे, तो एक बार इसे देखेंगे क्या कह रहा है। पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही क्रम को दर्शाता है? विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स पीरोम, ईपीरोम एंड डबल ईपी रोम? तो हम देखेंगे कि जो पीरोम है इसे बार बार इरेज, ईपीरोम को एक बार इरेज और डबल ईपीरोम को यूवी रेडिएशन से इरेज, गलत। पीरोम एक बार प्रोग्रामेबल, ईपीरोम यूवी किरणों से इरेज और डबल ईपीरोम विद्युत द्वारा इरेज, ये सही है। पीरोम नॉन वॉलेटाइल है, पीरोम नॉन वॉलेटाइल नहीं है, गलत। पीरोम बायोस स्टोर करता है, ईपीरोम रैम रिप्लेस करता है डबल ईपीरोम सीपीयू मेमोरी, गलत। ऑप्शन बी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बायोस और पोस्ट के संबंध में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है? बायोस और पोस्ट के रूप में कौन सा जो कथन है वो तकनीकी रूप से सही है, टेक्निकली सही है? बायोस और पोस्ट एक ही प्रोग्राम है। पोस्ट बायोस का एक भाग है जो हार्डवेयर चेकिंग करता है। और ये आखिरी सवाल कि सीमोस बैटरी के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कहाँ देंगे? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी? छोटी छोटी क्लासेस भले ही हो रही हैं हमारी, मैं कह रहा हूँ सिलेबस के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने को एक मैराथन में भी किया जा सकता है 12 घंटे की में, लेकिन उसे देखो किसी भी चीज़ को पचाना बड़ी बात होती है, सिर्फ पढ़ लेने मात्र से काम नहीं होता। तो इसलिए हम छोटी छोटी क्लास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कर रहे हैं जो क्लास के क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी मेमोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।